last lecture we have discussed the series parallel combination and mixed combination. Now today we are discuss about the EMF of primary cell, internal resistance of primary cell, and the series parallel combination of primary cell. Okay, initially primary cell या ड्राई सेल, सपोज ड्राई सेल की एग्जांपल लेंगे, जो ड्राई सेल बाहर मिलता है इसके लिए NH4Cl इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के तौर पे या पेस्ट के तौर पे रखा जाता है. ओके, जो ड्राई सेल है, इस ड्राई सेल की पोटेंशियल लोग 1.5 लिख के देते हैं. बाहर से जो भी हम ड्राई सेल लाते हैं इसकी पोटेंशियल 1.5 वोल्ट, और ये 1.5 वोल्ट ये इसकी EMF होती है, ये इसकी EMF होगी 1.5 वोल्ट. अब सपोज जब ये ड्राई सेल को आप यूज करेंगे तो NH4 प्लस और Cl माइनस सेपरेट हो जाएंगे. किसी एक एंड पे NH4 प्लस, सेकंड पे क्या आएगा Cl माइनस. ओके, एज पर एग्जांपल कि ये टर्मिनल में पॉजिटिव ले रहा हूं और ये नेगेटिव, इसका मतलब NH4 जाना चाहिए और Cl माइनस, मतलब उनको नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स Fn करके लिखा. दिस इज नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स. ये केमिकल रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं है. इससे NH4 प्लस यहाँ जाएगा और Cl माइनस इस जगह पे आएगा. NH4 प्लस इधर, Cl माइनस इधर. ओके, तो NH4 प्लस नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स से जाएगा. जो भी वर्क होगा उसको EMF बताया जाएगा. फिर से 1 coulomb positive charge move from negative terminal to positive terminal due to non-electrical force is called EMF. Is called EMF. 1 coulomb positive charge move from negative terminal to positive terminal due to non-electrical force is called EMF. Okay. अब पहले जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, पहले ये समझना है और उसके बाद हम टेक्स्ट बुक वाली जो प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे. ओके, अब सपोज इसको रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. लेकिन आप इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से मोशन करेगा. ओके, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब सपोज यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां आना है. ओके, तो इनिशियली पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल के लिए कितनी एनर्जी है, तो जो एनर्जी है उसको EMF बताएंगे. लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच आएगा तो इस केमिकल मतलब NH4Cl से पास होना पड़ेगा. जब इलेक्ट्रॉन NH4Cl से पास होगा तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है. और सपोज इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आएगा तो पोटेंशियल बिटवीन टू एंड ऑफ बैटरी इज V इज इक्वल टू E माइनस IR. ओके, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा तो उसके पास E जितनी एनर्जी है, NH4Cl से पास होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज R. सो IR जितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी, IR जितनी एनर्जी लॉस होगी. लेकिन जब यहाँ आएगा तो उसकी पोटेंशियल V होगी, मतलब EMF IR जितना डिक्रीज होगा यहाँ जो मिलेगा V, और V पोटेंशियल से वो यहाँ से वहां तक जाएगा. और इसलिए बताया जाता है कि सपोज इस रेजिस्टेंस के लिए V पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होगा. ओके, इस रेजिस्टेंस से जाएगा तो ये एनर्जी भी लॉस हो जाएगी. मतलब हर रोटेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कितनी होगी V, यहाँ से पास होगा मतलब एनर्जी क्या होगी, 0. हर रोटेशन पे इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी. तो इसे एक्सपेंड कराओ, यहाँ उसके पास कितनी एनर्जी है, E जितनी. पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आएगा तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी V. जब यहाँ से पास होगा तो V जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 0. इसका मतलब हर रोटेशन के अंदर जनरेट होती है और रोटेशन कंप्लीट होने के बाद एनर्जी 0 हो जाती है. अब सबसे गेसिंग करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होता है यहाँ आएगा तो पोटेंशियल कितना होगा V,
सब उसने एक रोटेशन कंप्लीट किया और थोड़ी बहुत एनर्जी स्टोर, ओके। हर रोटेशन में थोड़ी थोड़ी एनर्जी वो स्टोर करता जाता है, 100% जीरो नहीं होती, हर रोटेशन में थोड़ी एनर्जी वो स्टोर करता है। तो प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, प्रॉब्लम क्या होगी कि थोड़े बहुत रोटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है कि आप उसको एनर्जी दो या ना दो तो रोटेशन कंटिन्यू करेगा। ये एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि सपोज आपने फैन ऑन किया, इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहा है, हर रोटेशन में अपनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, ओके। और सपोज 15 मिनट रोटेशन के बाद उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है, अब स्विच ऑफ भी कर तो भी फैन होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका क्लियर? तो ये मैंने इसके साथ इस इक्वेशन से आपको पता चल गया होगा कि V ऑलवेज लेस देन E। कितना लेस होगा तो IR कितना लेस हो जाएगा, IR कितना क्या हो जाएगा लेस। इसका मतलब V की मतलब EMF की जो यूनिट है वो, और पोटेंशियल की यूनिट इक्वल होगी। EMF की यूनिट भी वोल्ट, पोटेंशियल के लिए भी क्या लिखेंगे वोल्ट लिखेंगे। क्लियर? ऑलवेज ये ज्यादा होगा इससे। बैटरी जब बाहर से परचेस करते हैं ना तो हमको इसकी EMF 1.5 लिख के दिया जाता है, लेकिन जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तब 1.5 वोल्ट नहीं देता, तब IR जितनी एनर्जी लॉस हो जाती है। इसका मतलब जब सेल आप ये एनर्जी जब उसको चार्जिंग में रखेंगे तो V इज इक्वल टू E प्लस IR, डिस्चार्ज होगा तो V इज इक्वल टू E माइनस IR, लेकिन जब चार्जिंग प्रोसीजर होगी तो V इज इक्वल टू E प्लस IR, पता चलेगा। ओके, तो इसे कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी में कंप्लीट की। सबसे पहले तो EMF, EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये फोर्स नहीं है एनर्जी है। EMF की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स नहीं है एनर्जी है। और यहाँ के पास एनर्जी होती है एनर्जी, जब उसको मतलब इलेक्ट्रोन से पास होना होता है जो भी है इलेक्ट्रोलाइट जो भी आपने लिया पेस्ट या सॉल्यूशन, जो उससे पास होता है ना तब उसकी IR जितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस है इसलिए। और किसी भी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, डिफरेंट होती है लेकिन होगी, कभी जीरो नहीं ले सकता। हाँ, आप निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो तब आप R इज इक्वल टू जीरो ले सकते हैं। ओके, तो E एनर्जी से स्टार्ट होगा, यहाँ से पास होगा तो IR लॉस हो जाएगा, मतलब यहाँ तक आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। इसको पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी या टर्मिनल वोल्टेज ऐसा बताया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी या टर्मिनल वोल्टेज ऐसा बताया जाएगा। इसको क्या बताएंगे हम EMF। क्लियर? तो इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अब जो टेक्स्ट में दी वो इन्फॉर्मेशन पढ़ी। सर बोलो। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा? नहीं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। एज पर एग्जांपल उसको जो एनर्जी मिली उससे उसने मोशन स्टार्ट किया, ओके। अब जब रेजिस्टेंस होगा, एक चीज समझो कि बट सर वेलोसिटी तो इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट करंट होगी ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ना उसमें, तो वो तो कांस्टेंट रहेगी ना। रेजिस्टेंस से पास होगा तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, लेकिन मेरी बात सुनो, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इसका मतलब कि उसको एनर्जी मिलेगी और तब जाके वो अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा। क्लियर? वरना अभी तक हमने चेक किया था कि सपोज हमारे पास एक कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड में जितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड पे जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आएंगे। इसका मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन जब आपने बैटरी कनेक्ट की, सपोज यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव है, तो सभी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में जाएंगे। अब पॉजिटिव टर्मिनल से कितना फोर्स लगता है, ओके, वो भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब इससे भी जाएगा। लेकिन जाते वक्त मैंने इसमें बताया कि NH4Cl है, NH4Cl से पास होता है इंटरनल रेजिस्टेंस लगेगा, और आउटर सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वहां भी उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सॉरी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज, और इसलिए हर राउंड के बाद उसकी एनर्जी क्या हो जाती है जीरो। ओके, वो सर्कमटेंस या इसकी जो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। रेजिस्टेंस होता है तो ऑलवेज इसकी वेलोसिटी होगी और डिक्रीज होगी। सेकंड चीज, लास्ट वीडियो में बताया था कि सपोज जितने भी पॉजिटिव चार्ज है बीच में से जब इलेक्ट्रॉन पास होगा तो कोलाइड होता होता जाएगा, और कोलाइड होगा तो वो एनर्जी किसको देगा, वो पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की जो ऑसिलेटरी मोशन है वो इंक्रीज होती है, और पॉजिटिव चार्ज की जब ऑसिलेटरी मोशन इंक्रीज होगी तो उसको हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस, क्योंकि
किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जब जो अंदर पार्टिकल है उसकी रैंडम मोशन इंक्रीज होती है ना, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वो 11th में पढ़ा था। मतलब ये सभी फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के साथ या पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपेंड करें तब उसकी वेलोसिटी की बात नहीं करें। हाँ, वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन आपको जो मिलेगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मिलेगी। क्लियर? ओके, अब देखो कि सपोज यह इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, दो रॉड रखे जाएंगे, किसी को पॉजिटिव लेंगे और सेकंड को नेगेटिव, पी पॉइंट और इसको लिखेंगे क्यू पॉइंट। ओके, यहाँ हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। ओके, सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से करंट पास होगा, क्या बताएंगे आई, जितना करंट एंटर होगा उतना वापस आएगा। ओके, ये ए और बी लिखा, समझ यहाँ सी और डी लिखते हैं, रेजिस्टेंस क्या होगा आर, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू तो आई रहेगी। ओके, कि जब इस तरह की अरेंजमेंट होती है तो सबसे पहले कैलकुलेशन किसकी होगी, तो ए पॉइंट की पोटेंशियल, ए पॉइंट के लिए जब पोटेंशियल लिखनी है तो उसको लिखेंगे वी ए पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी वी ए, और वी ए जो पोटेंशियल है ओके उसको वी प्लस लिखा जाएगा क्योंकि ये प्लस पॉजिटिव रॉड है इसलिए। क्या लिखेंगे वी माइनस, लेकिन एक चीज है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल क्या होगी नेगेटिव होगी। क्लियर? अब सपोज मान लो करंट का डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से माइनस, तो ये दोनों के बीच की सपोज आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करनी है, ए और बी के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सपोज ए और बी लिखो या पी और एन लिखो, ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसकी आंसर क्या होगी, सपोज पी और एन के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी माइनस, ऐसा लिख सकते हैं वी प्लस माइनस, क्या लिखेंगे वी माइनस। क्यों ऐसा लिखा होगी बता रहा हूँ, ऑलवेज हम पी और एन पी और क्यू के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है इसकी वैल्यू कम है, इसलिए मैंने ए और बी या पी और क्यू की डिफरेंस निकाली, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो क्या लिखेंगे वी प्लस माइनस वी माइनस, लेकिन ये तो नेगेटिव होगा क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था पोटेंशियल इज k q बाय r, चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा नेगेटिव, सो पोटेंशियल डिफरेंस होगा v प्लस प्लस v माइनस, ये प्लस इसलिए बताइए पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और भी माइनस से बताइए नेगेटिव टर्मिनल के लिए है, लेकिन नेगेटिव हिसाब से प्लस होता है और ये वैल्यू क्या होती है माइनस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ऑलवेज ईएमएफ करके लिखा जाएगा और ईएमएफ की वैल्यू ग्रेटर देन 0, उन लोगों ने इस तरह से ईएमएफ एक्सप्लेन करके दिया है और लिखा है व्हेन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, मूव फ्रॉम negative to positive terminal of cell due to non-electrical force, then energy gained by the charge is called the EMF। मतलब EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको क्या लिखा जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ये फोर्स नहीं लेकिन है क्या ये चार्ज है। अब सपोज मान लो कि सपोज मैंने रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट किया, अब रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट लिखी जाती है, अतः I इज इक्वल टू V बाय R, ऐसे क्या लिखेंगे V बाय R, लेकिन V अपन इंफिनिटी होगा तो आंसर 0, V अपन इंफिनिटी का आंसर क्या लिखेंगे 0। ओके, इसको बहुत जगह पे हम लोगों ने ओपन सर्किट कंडीशन भी लिख के दिया है। ओपन सर्किट कंडीशन का मतलब क्या है कि टर्मिनल है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, और टर्मिनल है और कनेक्टेड नहीं है तो उसको ओपन सर्किट बताया जाएगा, और ओपन सर्किट के अंदर कभी
इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। ऐसे दो हाथ में दो वायर पकड़ के खड़े रहेंगे तो करंट पास नहीं होगा, लेकिन एक बार प्लग डाल के स्विच ऑन करो तो पता चलेगा कि कितना अच्छा करंट पास होता है। ओके, इसका मतलब जब तक सर्किट ओपन सर्किट है तब तक रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लिखा जाता है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के लिए करंट की वैल्यू क्या होती है? 0। ओके, अब उन लोगों ने बताया कि सपोज आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना है, तो उन लोगों ने ऐसा बताया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड, तो पहले V प्लस, पहले क्या लिखेंगे? V प्लस, उसके बाद प्लस माइनस आई आर। देखो पहले मैंने लिखा V प्लस, बाद में जब माइनस है माइनस आई आर, इंटरलेशंस वाला क्यों लिखा? सॉरी, यहाँ की बात नहीं कर रही, यहाँ की बात कर रहा हूँ। पहले V प्लस माइनस आई आर, माइनस आई आर क्यों? कि सपोज बैटरी की इंटरलेशंस है तो उतनी एनर्जी तो लॉस होने वाली है, उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस। एंड देन प्लस V माइनस, ऐसा लिखेंगे। ओके, अब उन लोगों ने क्या लिखेंगे? इसको आप V प्लस प्लस V माइनस माइनस आई आर ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इस एडिशन को आपने क्या लिखा था? EMF। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। जो ये चीज एक्सप्लेन कर वो टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले जो मैंने एक्सप्लेन करके दिया था वो इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि जो इजीली पता चल जाए। अब चेक करो, उन लोगों ने पहले EMF ऐसे कैलकुलेट करके दिया, ये दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V प्लस माइनस V माइनस क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इसका मतलब E ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, बाद में बताया कि जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या होता है कि आयन ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे, जब आयन ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो इतनी एनर्जी लॉस होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, तो V प्लस प्लस माइनस आयन से कितनी एनर्जी लॉस होगी, एंड प्लस क्या लिखा? V माइनस। ये दोनों को हम ऐड करेंगे, जिसको हम क्या बता सकते हैं? EMF। तो आगे V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। क्लियर? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ओके, ये आई आर जो है वो कभी ऐसा नहीं होता कि EMF से ज्यादा हो जाएगा, नेवर। ओके, E ऑलवेज ग्रेटर देन आई आर। इसका मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। क्लियर? एक चीज और भी है, लेकिन सपोज जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड किया वो सेल के लिए P और Q लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या था? P एंड Q। सीधी में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या होगा? रेजिस्टेंस। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू हम आई आर लिख सकते हैं कि जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना पोटेंशियल यहाँ होगा, कि दोनों ऐसे तो पैरेलल भी बता सकते हैं। ओके, जब मैंने दोनों को कंपेयर किया तो आंसर कुछ और मिलेगा। देखो आई आर E माइनस आई आर, एंड देयरफॉर E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर ऐसा लिख सकते हैं। आई कॉमन निकाल दो, so R plus R. Okay, and therefore electric current I is equal to E upon R plus R. EMF दिया है और सपोज आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है, so R is equal to EMF upon external resistance plus internal resistance. External resistance plus internal resistance. और सपोज मान लो कि ऐसा बताया गया है कि बैटरी के लिए ओके इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो E अपन R ऐसा लिखेंगे। ओके, ये अपन क्या लिखेंगे? R। ओके, तो ये मैक्सिमम करंट होगा। और सपोज आउटर रेजिस्टेंस ही नहीं है, आउटर रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट पास होगा ही नहीं, ओपन सर्किट हो जाएगी, तो ओपन सर्किट हो जाएगी। क्लियर? ओके, इससे जो पूछने वाले एमसीक्यू है वो व्हेन सेल इज इन यूज, सेल जब यूज में रखेंगे तो V और E इक्वल होंगे। सॉरी, नॉट इन यूज, नॉट इन यूज का मतलब क्या होता है? I इक्वल टू 0, R इक्वल टू R तो 0 नहीं था, I 0 होता है। सो सेल आप यूज नहीं कर रहे, सेल यूज नहीं करे इसका मतलब करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? I इक्वल टू 0, और I इक्वल टू 0 तो V इक्वल टू E। जब सेल यूज नहीं करेंगे तो पोटेंशियल और EMF दोनों इक्वल होंगे। ओके, लेकिन ओपन सर्किट कंडीशन है क्या? ओपन सर्किट कंडीशन तो भी वही लिखेंगे। इन ओपन सर्किट कंडीशन इलेक्ट्रिक करंट मस्ट बी 0, इलेक्ट्रिक करंट 0 तो भी क्या लिखेंगे? V इक्वल टू। ये सब एमसीक्यू में उन लोगों ने पूछा है। इन ओपन सर्किट कंडीशन V ग्रेटर देन E, V लेस देन E, V इक्वल टू E, तो V इक्वल टू सही आंसर होगा। ओके, अब सेल आप यूज में रखेंगे, सेल जब यूज में रखते हैं तो हमको पता है
V is equal to E minus IR, वॉल्यूम V is less than E, V की वैल्यू इससे कम ही होगी, ओके। लेकिन इसी सेल को जब आप चार्ज करेंगे, so V is equal to E plus IR because V is greater than E। तब जो सोर्स है, क्योंकि चार्जिंग में क्या होता है समझो, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, ये डिस्चार्ज प्रोसीजर है कि पॉजिटिव से करंट पास होगा, नेगेटिव से एंटर होगा, पॉजिटिव से बाहर निकलता है और नेगेटिव से क्या होता है, एंटर होता है, इसको क्या बताएंगे, डिस्चार्ज। इसमें एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। लेकिन सपोज इस बैटरी को आपको चार्ज करना है, तो आप हायर पोटेंशियल वाली बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, मतलब ये बैटरी भी क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा हायर पोटेंशियल वाली, ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से बाहर होगा, मतलब पॉजिटिव से एंटर होगा और नेगेटिव से बाहर जाएगा, तो ये चार्जिंग प्रोसीजर है। और तब ये पोटेंशियल की वैल्यू इससे ज्यादा होगी, तब इक्वेशन होगा V इज इक्वल टू E प्लस IR। क्लियर? तो इसमें कोई डाउट? इसमें तीन चीज थी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी या टर्मिनल वोल्टेज, EMF ऑफ बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ओके। और दर्पण के अंदर आप चेक करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 37 करके दिया, ओके। इसमें कोई डाउट? इसका मतलब बैटरी के ऊपर जो 1.5 वोल्ट लिख के दिया जाता है ना, वो EMF ऑफ बैटरी, लेकिन जब उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो 1.5 वोल्ट नहीं देगा, और उससे भी क्या देगा, वो कम वैल्यू देगा, ओके। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, क्योंकि इसके बाद जो दिया वो अगेन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी सेल। देखो कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटर के लिए सेकंड चैप्टर था, रेजिस्टेंस इसी चैप्टर में कंप्लीट किया, ओके। इसी चैप्टर के अंदर और चीज दी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी सेल, ओके। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी सेल कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर में आज से जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, आज पढ़ा सबसे पहले EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों फिजिकल क्वांटिटी लोगों ने एक्सप्लेन कर दी, ओके। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी सेल, और बाद में जो भी है जितने भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन की इंपोर्टेंस सबसे ज्यादा है और सभी क्वेश्चन रिपीटेडली उन लोगों ने पूछा है। अब देखो सबसे पहले बताया व्हाट इज द कॉल्ड अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड डिराइव the equation for the equivalent EMF of two cell with EMF E1 and E2 connected in series, okay। ये E1 internal resistance is R1, E2 internal resistance R2, ये इस कॉम्बिनेशन को क्या बताएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। दिस टर्म इज B, sorry, A इसको लिखेंगे BRC। अब इसको इक्विवेलेंट बनाना, इसके इक्विवेलेंट तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये A और C दो बैटरी की कॉम्बिनेशन होगी और सिंगल बैटरी आपको मिलेगी, ओके। ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन कांस्टेंट, यहाँ भी पॉजिटिव से करंट बाहर निकलेगा, ओके। अब इसके लिए हमको कैलकुलेट करके देना है। सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी लिखते हैं, चलो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB, इसके लिए क्या लिखेंगे, VA माइनस VB, ओके। VA माइनस VB मतलब फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल के लिए E1 इज इक्वल टू, सॉरी, E1 माइनस IR1। सिमिलरली बी और सी के बीच में लिखना, तो VB माइनस VC, तो क्या लिखेंगे, IR2, E2 माइनस IR2, okay। Now the potential difference between A and C, and that is equal to VAB plus VAC, sorry VBC। पहले इसके पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, अब तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्लियर।
जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो E1 माइनस IR1 E2 माइनस IR2. ओके, फर्स्ट ब्रैकेट इज E1 प्लस E2 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं, ये दोनों यहां रखा, माइनस आई कॉमन निकाला, सो R1 प्लस R2. So now VAC, potential difference between A and C, is equal to E equivalent minus I R equivalent. ऐसा होगा. क्यों मैंने ऐसा इक्विवेलेंट ऐसा लिखा पता है आपको? कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इलेक्ट्रिक करंट रिमेन कांस्टेंट, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल डिफर होता है, और जब पोटेंशियल डिफर होगा तो दोनों पोटेंशियल की एडिशन को क्या बताएंगे? इक्विवेलेंट. ओके, तो ये ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा कि दोनों की पोटेंशियल, सॉरी, दोनों की ईएमएफ ऐड होती है. ओके, दो रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसके इंटरलेशंस और इसके इंटरलेशंस दोनों किसमें होंगे? सीरीज में. और सीरीज कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस के लिए? R1 प्लस R2 इज कॉल्ड द R इक्विवेलेंट. ओके, इसको क्या बताएंगे हम? R इक्विवेलेंट ऐसा लिख सकते हैं. उन लोगों ने आपको बताया था कि आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ की फॉर्मूला फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट ईएमएफ. तो इक्विवेलेंट ईएमएफ की फॉर्मूला क्या होगी? E equivalent is equal to E1 plus E2. R equivalent is equal to R1 plus R2. लेकिन एक चीज और है कि सपोज आपने जब कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इसी मैनर से जाना है, लेकिन पहले भी ये जो है ना, इसको हेल्पिंग कंडीशन बताया जाता है. दो बैटरी से कनेक्ट करना मतलब हेल्पिंग कंडीशन, मतलब प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस साथ आगे भी ड्रॉ करना तो इस तरह से हो सकता है, हेल्पिंग कंडीशन. लेकिन सपोज आपने इस तरह से कनेक्ट किया तो इसको अपोजिंग कंडीशन बताया जाता है. टर्मिनल चेंज करना मतलब क्या होता है? अपोजिंग कंडीशन. अब सपोज मान लो कि E2 मैंने अपोजिंग में रखा है, E2 किसमें रखा? अपोजिट कंडीशन. तो E2 अपोजिंग में रखेंगे, ओके, ये प्लस नहीं होना चाहिए, हाँ ये ऑलवेज होना चाहिए, लॉस होती है. तो माइनस भी इसलिए इससे इसको रिवर्स रखा है, इसलिए माइनस ही, लेकिन इतनी एनर्जी तो लॉस होगी. अब सपोज मान लो कि ये इक्वेशन फिर से लिख ली, E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2. चेक करो, E1 माइनस E2 माइनस IR1 प्लस, इसका मतलब क्या होगा? जो सर ऑपोजिट में है उसकी ईएमएफ आप इक्विवेलेंट रखें. इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट, लेकिन E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस क्या हो गया? E2. मतलब जो सेल ऑपोजिट में रखा गया है उसकी ईएमएफ लेस करनी है. रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज एडिशन में ही होगी. क्लियर? क्योंकि सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल के लिए लिखना है, नंबर ऑफ n सेल कनेक्ट कर दिए, एक नहीं, टोटल n सेल होगा तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn. ओके, अब सपोज बताए कि इसमें दो ऐसे सेल है कि जो अपोजिंग में है, तो उसकी साइन माइनस कर दो, यहाँ तो प्लस ही होना चाहिए, यहाँ क्या होगा? प्लस ही मिलेगा. क्लियर? तो ये क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक, सॉरी दर्पण के अंदर 39. व्हाट इज द सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल, सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल. ओके, और बाद में डिराइव द इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट ईएमएफ फॉर टू सेल विथ ईएमएफ E1 and E2 कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, ये टॉपिक इस तरह का था, दो सेल सीरीज में, और बाद में मैंने n की वैल्यू भी आपको लिख के दे दी. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर. ओके, अब एक काम करो, इस मीटिंग को ड्रॉप करके 3 या 4 मिनट ही बाकी है, इसको बंद कर देता हूं और फिर से रीजनरेट करता हूं, फिर से ज्वाइन हो जाना, तो आगे वाली टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, हाँ, और इसके लिए R इक्विवेलेंट ऐसा लिख सकते हैं. ओके, यहाँ भी उसी तरह से स्टार्ट करेंगे.
इस सबसे पहले तो चेक करें फर्स्ट से पास होने करंट कितनी I1, सेकंड से पास होने वाली करंट I2, ओके। पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो I1 I2 डिफर होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट की एडिशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ओके। लेकिन सबसे पहले तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि VB1 माइनस VB2, VB1 माइनस VB2 किसके लिए, फर्स्ट प्राइमरी सेल के लिए। तो क्या होगा E1 माइनस IR1, बराबर है, नहीं क्या लिखना पड़ेगा E1 माइनस I1 R1 फॉर फर्स्ट प्राइमरी सेल। सिमिलरली VB1 minus VB2 for second primary cell, E2 minus I2 R2, E2 minus I2 R2 बराबर। अब उन लोगों ने बताया कि सपोज है दोनों के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, वो डायरेक्टली बराबर, मतलब VB1 माइनस VB2 E1 माइनस IR1, ओके। तो इससे I1 R1 is equal to E1 minus V, E1 minus V, and therefore electric current I1 is equal to E1 minus V upon R1. Similarly, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या लिखेंगे, V is equal to E2 minus I2 R2, and therefore I2 R2 इधर आएगा E2 minus V, I2 is equal to E2 minus V upon R2। हमने जो I1 I2 निकाला इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं I is equal to, ओके, I is equal to I1 plus I2 का सब कुछ कंप्लीट करेंगे तो I is equal to E1 minus V upon R1 R2, ओके। और सिंप्लीफाई करेंगे तो E1 by R1 V by R1, E2 by R2 V अपन क्या लिखेंगे R2, ओके। सपोज I is equal to E1 अपन R1 E2 अपन R2 एक साथ ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस V 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2, बराबर है। इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं इक्विवेलेंट, और सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं हम R इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट होगा। उन लोगों ने आगे सिंप्लीफाई किया है E1 R2 माइनस E2 R1 अपन R1 ये हम देंगे, क्या है R1 प्लस R2 होगा, R1 into R2 होगा, एलसीएम लेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए लिख सकते हैं R1 प्लस R2 into V, ओके। इसको इस साइड पे ले लेंगे, ये पूरा उधर लेंगे, सो V into R1 plus R2 upon R1 into R2, and that is equal to even R2 minus E2 R1 upon R1 into R2 minus I, ये उधर है माइनस इधर, मतलब I इस डायरेक्शन में जाएगा, and therefore potential V is equal to potential V, अब देखो potential V इक्वल टू डिनोमिनेटर जाएगा E1 R2 E2 R1 upon R1 into R2 minus I अपन क्या इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो सपोज ये दोनों की डिवाइड करेंगे तो क्या होगा E1 R2
E2R1 अपॉन माइनस I इंटू इसको डिवाइड करें तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला वही हुई, V इज इक्वल टू इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट ऐसा होगा। ओके, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I, क्या लिखेंगे R इक्विवेलेंट। इस फॉर्मूला को इक्विवेलेंट बताया जाएगा, इस फॉर्मूला को R इक्विवेलेंट बताया जाएगा। क्वेश्चन क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ईएमएफ की इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके दो, तो ई इक्विवेलेंट जब लिखना है वो यहाँ लिखेंगे, ई इक्विवेलेंट लिखेंगे, सो E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पता ही दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे, क्या लिखेंगे R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। तो मतलब ये इक्विवेलेंट की फॉर्मूला है जब दोनों पैरेलल में होंगे तब, और तब दो रेजिस्टेंस भी पैरेलल में हो जाएंगे, इसके इंटरनल है, तो इसके लिए R1 इंटू R2 अपन क्या लिख सकते हैं R1 प्लस R2। पहले तो यहाँ तक पता चल जाने दे, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, टेक्स्ट में तो आगे तक लिखा है, लेकिन पहले यहाँ तक हमको पता चलना चाहिए, क्वेश्चन जब वो लोग पूछेंगे तो यहाँ तक कंप्लीट करके देना है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? मैंने एक बार सिंप्लीफिकेशन देख लो, बाद में इसमें चेंज के बाद में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक पहले एक बार कंप्लीट कर लो। सिंप्लीफिकेशन में कोई डाउट? ये दो पैरेलल में दिए, दोनों पैरेलल में होंगे तो I1 प्लस I2 रखना पड़ेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफर होगा। पहले तो हमने क्या किया, दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड प्राइमरी सेल। ओके, VB1 माइनस VB2, पहले के लिए E1 माइनस I1 R1, सेकंड के E2 माइनस I2 R2, इस डिफरेंस को भी लिखा, सो V इज इक्वल टू, ओके, फर्स्ट के लिए ये लिख सकते हैं जिससे I1 मिलेगा, सेकंड के लिए भी वही इक्वेशन होगा जिसके I2 मिलेगा, लेकिन I1 I2 इसलिए कैलकुलेट किया है जो ऐड कर सकते हैं। ओके, सो E इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। सो E1 अपॉन R1 माइनस V बाय R1, E2 अपॉन R2 माइनस V बाय R2। ओके, ये दोनों को साथ में लिख दिया, सिमिलरली ये दोनों को भी साथ में लिखा। ओके, सो I इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, सो E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 इनटू R2, सिमिलरली R1 प्लस R2 अपॉन R1 इनटू R2। ओके, अब इस टर्म को उधर लिया, मतलब I माइनस में जाएगा, हमको वही पोटेंशियल प्लस आएगा, करनी है, इसको डिवाइड करेंगे, सो E1 R2 माइनस E2 R1, E1 R माइनस I, मतलब ये है, इसको डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इनटू R1 इनटू R2। ओके, इसकी रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो E1 R1 माइनस E2 R2 अपन R1 प्लस R2। ओके, अब ये इसके नीचे रख देंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो R1 इनटू R2 अपन R1 प्लस R2, इस ब्रैकेट को इक्विवेलेंट और इसको R इक्विवेलेंट लिखा जाएगा, एंड देयरफॉर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R1 माइनस E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरह की कैलकुलेशन होगी। सर ये एक इक्विवेलेंट में प्लस आएगा बीच में, इक्विवेलेंट E1 R2 प्लस E2 R2। E2 R2 दूसरी बार एक्सप्लेन किया तब से आप आराम कर रहे हैं यार, ये इसलिए दो बार बताया था कि माइनस हो गया था। बोला कोई डाउट?
यस सर। ओके, एक चीज और भी लिख के दी है, ई इक्विवेलेंट अपन आर इक्विवेलेंट की रेशियो फाइंड करेंगे, ये दोनों की रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 R2 E2 R1 E1 R2 E2 R1, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, रेशियो फाइंड करके क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला, ओके वो बाकी देखे ना, चलो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला पहले लिखते हैं। ई इक्विवेलेंट हमने क्या लिखा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट क्या लिखा था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सपोज ये दोनों की रेशियो आप फाइंड करेंगे तो ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट E1 R2, सपोज इसको इससे डिवाइड किया तो R2 R2 कैंसिल, मतलब E1 बाय R1। ये दोनों की रेशियो प्लस करके लिखें तो क्या लिखेंगे, E2 बाय, तो ई इक्विवेलेंट अपन आर इक्विवेलेंट के लिए लिखा जाता है E1 अपन R1 प्लस E2 अपन R2, ओके। सपोज n ऐसे रेजिस्टेंस होंगे ना, n सॉरी n प्राइमरी सेल होंगे तो E1 बाय R1 E2 बाय R2 अप टू En अपॉन Rn तक ये रेशियो ऐसा ही मिलेगा। एक चीज और भी है कि सपोज आपको ई इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ओके, और आपको जो प्राइमरी सेल दी है वो दो प्राइमरी सेल है और दोनों प्राइमरी सेल E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, एंड उसके लिए R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, ओके। इक्वल ही है, इक्वल मतलब सिमिलर दो प्राइमरी सेल है तो EMF इक्वल होगा, रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा, तो ई इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई इंटू आर प्लस ई इंटू आर अपन आर प्लस आर क्या लिखेंगे 2R, सो 2ER अपॉन 2R, आंसर क्या आ जाएगा E। सर ये बहुत वाली प्रॉपर्टी है कि जितने सेल आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट इसका मतलब आंसर ई का ही मिलेगा, कब, जब इक्वल ईएमएफ और इक्वल रेजिस्टेंस है, इसलिए क्लियर। साथ तीन क्वेश्चन होमवर्क में लिखने हैं, एक होगा 37 देन 39 और 40, कौन कौन सा है, 37 39 और 40, क्लियर, याद रहेगा। और एक चीज और कि कल की जो लेक्चर है मेरे ख्याल से आपको थर्सडे और ट्यूसडे तो लेक्चर मेरे ख्याल से वो जे नीट के लिए दिया है टाइम टेबल में, यस सर। ओके। कल फिजिक्स की जो लेक्चर है वो वीडियो होगी या जूम पे होगी, वो एक सर बताएंगे, ओके। ऐसे करके है जो कल से आपकी ये सभी लेक्चर वही लेंगे, मतलब कौन से JEE नीट के जो लेक्चर है ट्यूसडे और थर्सडे, ओके, कल से, क्योंकि वो ऑडियो मतलब सॉरी वीडियो रिकॉर्ड करके रखेंगे या जूम पे लेंगे वो पूछ के बाद में मैसेज में रख दूंगा, लेकिन ट्यूसडे वाली आपकी जो लेक्चर है और थर्सडे, ये दोनों लेक्चर कौन सा लेंगे कौन सा जो है वो NIT इलाहाबाद से मेरे ख्याल से उन्होंने कंप्लीट की है, और उनकी जो मेरे ख्याल से मास्टर्स ग्रीनविच यूनिवर्सिटी लंदन से हुई है, वो कल से आपका कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन तो कल जो सपोज उन्होंने ऑनलाइन लिया तो मैं आपको ज्वाइन होकर पूरी इंफॉर्मेशन सर को दूंगा, मतलब आपको पता चल जाएगा
लेकिन ट्यूसडे और थर्सडे की जेडबल की पे लेक्चर है, अब यही सर लेंगे। क्लियर? तो लेक्चर कैसे होगा, मैसेज ग्रुप में सर रख देंगे, सर को भी ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो वो जो भी मैसेज है आपको रख देंगे। क्लियर? तो अब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वो 3 दिन तो यही चलेगा, मैं आपको टेक्स्ट बुक कंटिन्यू दूंगा, लेकिन जेडबल नीट की जो लेक्चर है वो पवन सर लेंगे। क्लियर? कल के लेक्चर उनकी होगी, क्लासरूम गूगल क्लास में वीडियो रखेंगे या आपको ऑनलाइन लेंगे, वो बाद में पूछने के बाद में बताऊंगा। आज आपको 3 वो क्वेश्चंस लिख के मुझे सेंड करने हैं, 37, 39 और 40। क्लियर? સર બોલો। સર આપણે બોર્ડની એક્ઝામનું કઈ સર પેલું આવ્યું 29-30 એ કઈ 29, 30 सितंबर 1st एंड 2nd, लेकिन क्या लिखना है वो बाद में देंगे, पेपर 1st और 2nd का है। अभी तक वो Okay, लोग पेपर नहीं भेजा, वो जब वो लोग पेपर भेजेंगे तो क्या करना है वो भी स्कूल आपको बताएगी। चैप्टर 1 और 2 से है, चैप्टर 1st एंड 2nd इन फिजिक्स, 1st एंड 2nd मेरे ख्याल से केमिस्ट्री। ओके सर। हाँ।